हेलो ऑल। मेरी आवाज आ रही क्या? मुझे मैसेज करो, थोड़ा मैसेज टाइप करो। एंड स्क्रीन आपको विजिबल है क्या? मैसेज टाइप करो। देन हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ओके, स्क्रीन इज विजिबल, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक। सो मैं हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो अब तक क्या हुआ? यस, किसी ने हैंड रेज किया है। आस्था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ठीक है, चलो। ओके, सो हमारा इवोल्यूशन लेसन चल रहा है। आई थिंक सम टॉपिक ऑलरेडी कवर बाय मैम, ठीक है? जैसे आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑलरेडी कवर्ड, ओरिजिन ऑफ लाइफ कवर्ड। इन टुडे सेशन विच जनरली फोकस ऑन दी सम एविडेंसेस, कुछ एविडेंसेस को हम फोकस करेंगे जो रिमेन है या रह गए हैं लास्ट क्लास में। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, ये दो चीजें मेनली हम फोकस करेंगे। एंड बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, दैट इज द ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन, ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन के साथ डिस्कशन चालू करते हैं हमारा। क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय आपके पास है, 1 मिनट के अंदर आपको उसके आंसर करना है। अगर नहीं आंसर आता है तो कोई इश्यू नहीं, मुझे आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 2010 में ये आया था। जो हमारी उस समय की एआई पीएमटी थी उसमें। डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ। डार्विन फिंचेस ये किसका एग्जांपल है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का है, कनेक्टिंग लिंक का है, अडेप्टिव रेडिएशन का है, या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है? सो मुझे आप आंसर कीजिए। आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर इसमें से हो सकता है? जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर, और देन हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। चलो, सो मोस्ट ऑफ पीपल का कहना है यहाँ पर कि वो अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है ये आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले ही थे। ठीक है, मैं थोड़ा आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा था कि आपको कितना आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो अडेप्टिव रेडिएशन एक करेक्ट आंसर है यहाँ पर। बाकी ऑप्शंस जो है वो गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये जो एग्जांपल है ये नेचुरल सिलेक्शन का है। ठीक है, पीपीटी नॉट विजिबल। मिनट, इज इट पीपीटी विजिबल और नॉट? ओके, 1 मिनट, आई नीड टू चेक। ओके, 1 मिनट।
इज इट पीपीटी विजिबल नो? ठीक है, आई थिंक अब विजिबल होगी सभी को। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था, डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, कनेक्टिंग लिंक, अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पीपीटी विजिबल है सभी को? एक बार मुझे मैसेज कीजिए, अगर विजिबल है तो यस सिंपली, हाँ ओके ठीक है चलो। ओके, सो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है ये एग्जाम्पल है किस चीज का? नेचुरल सिलेक्शन का। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आज के समय में प्लेटिपस ये नाम, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है फिंचेस, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल आता है जहां पर हम देखते हैं कि कुछ एनालॉगस लॉगस ऑर्गन जो रहते हैं, ठीक है, जैसे बैट का विंग हो गया या बर्ड का विंग हो गया, ये एक तरीके का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ठीक है। मतलब हैबिटाट के हिसाब से जो अडेप्टेशन आ जाता है, बट उसके एंसेस्ट्री सेम रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है या नहीं रहती है, तो उस चीज को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। आई थिंक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी आपका हो चुका है। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, इसको हम ले लेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज द एग्जांपल ऑफ, ये तो बहुत ही इजी है अभी आपके लिए। पहला ऑप्शन है ड्रग रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी है डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस विद द सराउंडिंग, ऑप्शन डी है डिफेंसिव अडेप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हाँ, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वी विल डिस्कस, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलो, ओके ओके चलो। सो मोस्ट ऑफ लोगों ने कहा है मुझे कि ऑप्शन सी सर करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब देखो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ये एक एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और ये किसने प्रपोज किया था, किसने बताया था सबसे पहले हमें, ठीक है। अब ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। ड्रग रेजिस्टेंट ये इसका आंसर नहीं है, मतलब ये कहीं भी उसके साथ मिक्स नहीं होता है आंसर, दूर दूर तक इसका नाता नहीं है। नेक्स्ट है डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री, तो यहाँ पर ये स्मोक ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा हमारे मेलानिज्म, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है उसके साथ मैच होता है, बट बाकी पोर्शन नहीं होता है आगे वाला। ऑप्शन डी अगर देखें तो डिफेंसिव अडेप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अगेन ये भी दूर दूर तक इस ऑप्शन का भी नाता नहीं आता है हमारे क्वेश्चन के साथ। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, दैट इज द प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस विद द सराउंडिंग। अब ये क्या चीज है, मतलब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या बला है और प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस क्या रहता है, ठीक है, सराउंडिंग के साथ में, इसी चीजों को है ना हम सॉल्व करने वाले हैं आज के क्लास में, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सो सबसे पहली चीज जो है वो है बायोकेमिकल एविडेंसेस से शुरू करेंगे। आई थिंक इसके पहले कुछ चीजें आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अगर नहीं हुई होगी तो मुझे मैसेज कर देना लास्ट में, हम फिर वो कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मतलब कल के क्लास में। अब देखो यहाँ पर बायोकेमिकल एविडेंसेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज, व्हाट इज मीन बाय बायोकेमिकल, कोई मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है? बायोकेमिकल का मतलब क्या है, उसके बाद एविडेंस को देखेंगे। बिल्कुल इजी इजी चीजें हैं, ठीक है। नीट के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ता है हमें, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देखें हम, तो कॉन्सेप्ट को हम क्लियर रखेंगे जिसके वजह से इजीली वो सॉल्व हो जाएंगी चीजें। हाँ, मुझे पता है दिवाली वैकेशन चल रहा है आपका, नो इश्यू, ठीक है, तो अच्छी बात है,
तो दिवाली वैकेशन में घर में रह के अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सो ये 7-8 दिन जो 15 दिन का छुट्टी है वो गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलो, सो बात करते हैं हम बायोकेमिकल एविडेंस की। हाँ हाँ, यस, क्लासेस विल बी कंटिन्यू, ठीक है। तो बायोकेमिकल एविडेंसेस का मतलब क्या होता है, देखना कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर डिफरेंट टिश्यूज से बना हुआ है और टिश्यूज सेल से बनी हुई है। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी हमें सेल देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया भी सेल ही है, ठीक है। तो सभी ऑर्गेनिज्म, अगर हम वायरस को छोड़े तो वायरस को हम एज अ ऑर्गेनिज्म भी कंसिडर नहीं करते, उसमें दो डायरेक्शंस हमें देखने को मिलती है साइंटिस्ट लोगों के बीच में। तो हमारी जो सेल है, तो सेल के अंदर कुछ ना कुछ क्या कर रहता है, केमिकल रहता है, ठीक है। तो केमिकल का मतलब ही क्या हो गया, वहां पर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एटम्स रहेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी, कंपाउंड्स बनेंगे, ये सारी चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमें मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल। जनरली हम उसको डिवाइड करते, जैसे प्रोटीन्स हो गया, ये एक तरीके का बायोकेमिकल है, ठीक है। उसके बाद में डीएनए हो गया, ठीक है, आरएनए हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बायोकेमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जीन का मतलब क्या होता है, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट, उसको हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो सिमिलैरिटी है जो हमारे शरीर में देखने को मिलेगी, वही सिमिलैरिटी हमें प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलती है, वही सिमिलैरिटी हमें बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलती है। तो इसका ही मतलब यह होता है कि हमारा शायद ओरिजिन एक होगा, शायद हम सिंगल सेल से जनरेट हुए हैं, मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर चीजें हैं वो शायद हमारे अंदर भी होगी, हमारे एंसेस्टर के अंदर भी होगी प्रीवियसली। तो इस चीज को कहा जाता है बायोकेमिकल एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत या पुरावा, पुरावा ये मराठी वर्ड है एक्चुअली, पुरावा मतलब सबूत। सबूत का मतलब होता है कि हमें पता चलता है इन चीजों से, या हम मान सकते हैं कि हमारी एंसेस्ट्री एक होगी। जैसे अगर एग्जांपल हम दे, तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम है, ठीक है। आपने जेनेटिक कोड पढ़ा होगा, ठीक है, जेनेटिक कोड पढ़ा है आपने, ठीक है, जो ट्रिपलेट कोड रहते हैं या कोडॉन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन बनने के लिए मदद करता है, जो आरएनए में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जेनेटिक कोड जो है वो लगभग सेम रहते हैं। बैक्टीरिया में सम वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कुछ स्पेसिफिक कोड के अंदर, बट लगभग ये सेम है। मोस्ट ऑफ कोडॉन जो रहते हैं वो सेम है। उसी तरीके से अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर जो है हमारे शरीर में, प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वो सेम हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा अगर हम अपर लेवल की सोचते हैं, मतलब इसके ऊपर भी जाके सोचते हैं, तो साइटोक्रोम नाम का एक प्रोटीन रहता है, ठीक है, साइटोक्रोम सी नाम का एक प्रोटीन रहता है। ये भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये हमें देखने को मिलता है, जो एटीपी बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये साइटोक्रोम जो है वो बैक्टीरिया रहे, प्लांट्स रहे या ह्यूमंस रहे, ह्यूमन इन द सेंस एनिमल, ठीक है, तो इन सभी में एक ही जैसा हमें देखने को मिलता है। तो ये एक एविडेंस है कि हमारे पूर्वज, ठीक है, जो कलेक्टिव एंसेस्ट्री थी हमारी, वो क्या थी, एक थी, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं, इस तरीके का एविडेंस जब साइंटिस्ट यूज करते हैं अपने रिसर्च में, उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल एविडेंस। अब उसके बाद में नेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। अब बायोजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे मैसेज में? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस कोई बताएगा? पूरा यहाँ पर शब्दों का खेल है, शब्दों में सारी चीजें हैं। बायो जियोग्राफिकल, ठीक है, ये 3 वर्ड हमें देखने को मिलेंगे। चलो, बायो का मतलब होता है जीव, ठीक है, बराबर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं बायो। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जो हमारा स्पेयर है पूरा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जियो। ग्राफ का मतलब होता है नक्शा, या जो स्पेस रहती है, हम मतलब हमारे स्पेयर के ऊपर जितनी भी स्पेस है, दैट इज द जियोग्राफिकल एविडेंस। तो बायो जियोग्राफिकल एविडेंस का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारे अर्थ के स्पेस पे, मतलब हमारे अर्थ के सरफेस पर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म फैले हुए हैं, और वहां से जो एविडेंसेस हमें देखने को मिलेंगे उसे हम कहते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस।
इन शॉर्ट, जो सिमिलैरिटीज हमें बर्ड्स में देखने को मिलती है, जो सिमिलैरिटी हमें एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, या जो सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी दोनों भी चीजें हमें ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं जो हमारे अर्थ सरफेस पर रह रहे हैं, उनसे मिलने वाले एविडेंसेस, दैट इज नोन एज द बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। ठीक है, सो कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बायोजियोग्राफी। ये किसके ऊपर बेस करते हैं? बायोजियोग्राफी के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज ये है कि देखो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की शुरुआत है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या था कि हमारा जो अर्थ था वो एक ही लैंड ऑफ मास हुआ करता था। मतलब हमारे अर्थ के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, बराबर है कि नहीं? मतलब हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे अर्थ के ऊपर जो है कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, बट प्रीवियसली, मतलब अगर हम मान के चलते तो 345 मिलियंस ईयर पहले, ठीक है, ईयर अगो, ठीक है, सभी कॉन्टिनेंट जो थे, सभी चीजें एक दूसरे से मिली हुई थी और उसे हम कहते हैं पैंजिया। क्या कहते हैं? पैंजिया। ठीक है, अब ये पैंजिया क्या हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको पता होगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जो हमारी प्लेट्स रहती है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट हो गया, हमारा गोंडवाना, मतलब इंडिया जहां पर लोकेटेड है वो गोंडवाना नाम का एक प्लेट है, अर्थ के प्लेट्स। तो ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो गए और अलग अलग कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो हम अफ्रीकन जो पार्ट है वहां से अलग होके यहाँ तक आए और हिमालय वगैरह बन गया, ये स्टोरी है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद हम अलग अलग हो गए। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद भले हम अलग अलग हो गए, ठीक है, बट ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के साथ हो गया। मतलब जिस कॉन्टिनेंट के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, जिस जमीन के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, वो आगे चल के इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, मतलब सभी पहले मास ऑफ लैंड जो है, जमीन का टुकड़ा जो है वो एक ही था, फिर क्या हुआ, उसमें चेंजेस हुए, वो अलग अलग होते गए, अलग अलग कॉन्टिनेंट बने। कॉन्टिनेंट के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म रहते थे वो स्प्रेड हो गए जैसे जैसे ये चीजें फैलती गई, और इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे। ठीक है, क्लियर है? अब इस चीज को लेके एक थ्योरी लिखी जाती है। ये थ्योरी लिखी जाती है दो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। एक साइंटिस्ट का नाम है स्क्लाटर। ठीक है, ये नाम अगर ध्यान में रहे तो बहुत ही अच्छा, वैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक साइंटिस्ट है स्क्लाटर और दूसरा साइंटिस्ट है वलास नाम का। ठीक है, तो ये जो दो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया कि इस थ्योरी को ध्यान में रखा, और ध्यान में रखने के बाद बोला कि हम एक और थ्योरी इससे डेवलप कर सकते इवोल्यूशन की। मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होना एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। जियोलॉजिकल का मतलब होता है जो अर्थ से जुड़ा हुआ प्रोसेस है, बट इसका जो अफेक्ट है वो किसके ऊपर हो गया होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हुआ होगा। और उन्होंने एक थ्योरी हमें दी, और इसी थ्योरी को आगे चल के हम बोलते हैं बायोजियोग्राफिकल रियल। ठीक है, मतलब ये जो बायोजियोलॉजी जियोग्राफिकल है, यहाँ पर एक वर्ड जोड़ देना, रियल। ठीक है, तो ये थ्योरी इन्होंने दी, और इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया। अब क्या बताया इस थ्योरी ने? कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया पता है सभी को, ठीक है, सभी लोग ध्यान दो, अब स्टोरी देखो कैसी है जोरदार हमारी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग हो गया, हमारा आशिया कंटिनेंट अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, सारी चीजें अलग अलग हो गई। जब ऑस्ट्रेलिया अलग बना तो ऑस्ट्रेलिया उस समय अलग हो गया जिस समय प्लासेंटल एनिमल, मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लासेंटल एनिमल जमीन पर नहीं रहते थे, या जमीन पे वो मतलब इवॉल्व नहीं हुए थे अब तक। ठीक है, प्लासेंटल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड को कंटेन करते हैं, ठीक है, या जिनमें प्लासेंटा हमें देखने को मिलता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड कंटेन करना नहीं करना वो उसको थोड़ा रहने दो साइड में, बट
मोस्ट ऑफ ये चीज ध्यान में रखो कि जिसके अंदर प्लासेंटा नहीं दिखता है हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो हो गए नॉन प्लासेंटरी। और प्लासेंटरी का मतलब जिनके अंदर हमें प्लासेंटा देखने को मिलता है। तो प्लासेंटा किनके अंदर देखने को मिलता है? अभी फिलहाल की बात करें, हमारे अंदर प्लासेंटा रहता है जब हम मदर के ओम्ब में रहते, मतलब माँ के पेट में रहते हैं तब। या बाकी एनिमल्स हो गए, ठीक है, जैसे गाय भैंसे हो गए, गोट हो गई, डॉग्स हो गए, ये सभी प्लासेंटल एनिमल्स है, ठीक है। बट स्टार्टिंग की अगर बात करें हम 3-4-5 मिलियन ईयर अगो प्लासेंटल ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं थे। समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? अब क्या हुआ कि ये जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के अंदर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट के वजह से ऑस्ट्रेलिया अलग चला गया। अब ऑस्ट्रेलिया अलग चला जाने के बाद में वहां पर जो ऑर्गेनिज्म गए हैं उनके अंदर हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले। मतलब वहां के ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट हुए बाहर की ऑर्गेनिज्म से, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया क्या है, टोटली वाटर लॉक कॉन्टिनेंट है। मतलब वाटर लॉक का मतलब क्या होगा कि वहां पर हम जमीन से नहीं जा सकते, पानी से जाना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? और पानी से दूसरे ऑर्गेनिज्म जा नहीं सकते थे। और इसी वजह से वहां पर जो अभी हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, वो प्रोटेक्टिव ऑर्गेनिज्म है नेचुरली, ठीक है। अब उनमें क्या खास है और हमारे ऑर्गेनिज्म में क्या खास नहीं है, ये हम देखते हैं। तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लासेंटल बन गए टोटल, ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तो प्लासेंटल ऑर्गेनिज्म जीत गए उसमें, तो वो प्लासेंटल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इवॉल्व हो गए, हमें देखने को मिले। बट ऑस्ट्रेलिया के केस में प्लासेंटल ऑर्गेनिज्म हमें मैक्सिमम वहां पर देखने को नहीं मिलते। वहां के जंगलों में अभी भी आपको पाउच एनिमल देखने को मिलेंगे। अब पाउच एनिमल का मतलब क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल है कांगारू, ठीक है। तो कांगारू के पेट के पास में एक पाउच रहेगा जिसके अंदर बच्चे उसके क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं या जनरेट होते हैं, ठीक है, या पैदा होते हैं, या हम कहेंगे कि वहां पे वो उसका पैम्परिंग किया जाता है, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह मिलता है वहां से, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर ये वो ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलता। उस तरीके से प्लासेंटल मोल और पाउच मोल, मोल का मतलब होता है जो हमारे घर में वो चूहे जैसा एक ऑर्गेनिज्म रहता है, वो घूमता रहता है इधर उधर। तो ये ऑर्गेनिज्म वहां पर प्लासेंटल देखने को मिलता है, हमारे इधर नहीं देखने को मिलता है। क्वाला नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो क्वाला हमारे इधर जो है वो नहीं देखने को मिलता है। बट ऑस्ट्रेलिया में वही क्या रहेगा, हमें पाउच्ड क्वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। मोल भी उसी तरीके से पाउच मोल देखने को मिलेगा। हमारे घर में जो मोल देखने को मिलता है वो प्लासेंटल मोल है। तो इस तरीके से ये जो चीजें बनी है, तो इसी के बेस पर आगे चल के कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं हम अडेप्टिव रेडिएशन। तो उसके पहले हम देखते हैं डार्विन फिंचेस का मतलब क्या होता है। जैसे आपने क्वेश्चन में मतलब हमने डिस्कशन भी किया था कि हम डार्विन फिंचेस आज देखने वाले हैं। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा इवोल्यूशन जो डिफरेंट स्पीसीज में जाके हुआ है, ठीक है। मतलब अलग अलग स्पीसीज में हमें वो इवोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, और जो एक पॉइंट से शुरू होता है, तो उसे हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल आगे चल के देखेंगे हम। अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल बेस्ड है डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस जो है गैलापागोस आइलैंड पर गए थे और वहां पर उन्होंने फिंचेस की एक प्रजाति देखी। फिंचेस का मतलब हमारे लैंग्वेज में कह दो उसको स्पैरो, ठीक है। और ये जो स्पैरोज थे उनके बिग साइज, मतलब उनका जो चोंच रहती है उनकी, उसका साइज और शरीर का साइज, इनके अंदर हमें चेंजेस दिखने को मिलते हैं। अब यहां पर वर्ड देखो क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन। अब अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, उनका अडेप्टेशन होना, ठीक है, किसके बेस पे, उनके हैबिटाट के बेस पर, उनके हैबिटाट के बेस पर, ठीक है। अब देखो ये फिंचेस जो है उनके अंदर हमें डिफरेंट 6 टाइप की फिंचेस देखने को मिलती है, ठीक है। इसको थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे।
चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आई थिंक मुझे लगा कि मैंने एक स्लाइड छोड़ दिया वहां पर। हाँ ठीक। सो फिंचेस के अंदर हमें डिफरेंट 6 टाइप देखने को मिलते हैं। जैसे हो गया लार्जर ग्राउंड फिंच, ठीक है, मतलब एक बड़ा सा फिंच है, एक बड़ा सा स्पैरो है जो जमीन पर रहता है। दूसरा हमें मिलता है कैक्टस ईटिंग फिंच, मतलब जो कैक्टस को खा रहा है। उसके बाद एक वेज ट्री ईटिंग फिंच भी हमें देखने को मिलता है जो एक ट्री को खा रहा है, मतलब ट्री को खाने जैसा उसका बिक का सिस्टम बन गया है। कुछ इंसेक्टिवर्स देखने को मिलते हैं। कुछ हमें देखने को मिलेंगे वुड ब्रेकर। वुड ब्रेकर का मतलब होता है जो वुड को तोड़ने वाले फिंचेस। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ 6 to 7 फिंचेस हमें देखने को मिलते हैं उस गैलापागोस आइलैंड पे, डार्विन को। और इसे ही डार्विन कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अब अडेप्टिव रेडिएशन को अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं कि जिनका एंसेस्टर, ठीक है, एंसेस्टर क्या है, एक है, ठीक है, बट उनकी हैबिटाट के वजह से, मतलब अलग अलग जो रीजन है या हैबिट्स है उसके वजह से उनके अंदर क्या देखने को मिले मिले हमें चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। बिकॉज अब देखो फिंचेस का ही एग्जांपल हमने लिया। कुछ फिंचेस इंसेक्ट खाने का हैबिट उसको पड़ गया तो इंसेक्ट खाने लगी। कुछ फिंचेस वेजिटेरियन बन गई, ठीक है। कुछ फिंचेस जो है वो वुड ब्रेकर बन गए, मतलब वुड को तोड़ने वाली बन गई। तो इस तरीके का, बट इनकी एंसेस्ट्री क्या है, एक ही है। एक ही एंसेस्टर इनमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और वो एंसेस्टर है वेजिटेरियन फिंच। और वेजिटेरियन फिंचेस से बाकी जो है जैसा जैसा अडेप्टेशन हुआ उनका, जैसा जैसा हैबिटेट उनको मिला, वैसे वैसे वो क्या होते गए, उनमें इवोल्यूशन होता गया, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर दूसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का मतलब ये होगा, मार्सुपियल का ही मतलब होता है पाउच ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनके पेट में या पेट के पास हमें पाउच देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो अडेप्टेशन किस तरीके का है। यहाँ पर पाउच ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉपर एनवायरमेंट मिला, तो सभी पाउच ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या हुए, जिंदा रहे अब तक, ठीक है, उनमें चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। बट यहाँ पर इनकी एंसेस्ट्री अलग अलग है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल मैमल्स इन द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे हमने पाउच ऑर्गेनिज्म की बात की, ऑस्ट्रेलिया में हमें पाउच ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते, तो पाउच होना ये कॉमन एक फंक्शन है, यह एक कॉमन स्ट्रक्चर है उनके शरीर में। बट उनकी एंसेस्ट्री एक है क्या? नहीं, उनकी एंसेस्ट्री एक नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं अडेप्टिव कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। ध्यान में रखना चीज ये, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अगर हम बात कहें, ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जहां पर एक पॉइंट से इवोल्यूशन स्टार्ट होता है और वो अलग अलग एनवायरमेंट में चले जाते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। हाँ, इनका हैबिटेट अलग अलग हो सकता है, बट इनके सब कन्वर्जेंट क्या होगा कि एक पॉइंट पर सभी ओर से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं एक सेम हैबिटेट के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे मार्सुपियल्स है, ठीक है, वो अलग अलग जगहों से आ गए, ठीक है। जैसे प्लासेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये इसका एग्जांपल है, और एक जगह पर आके बस गए वो, ठीक है। बट अब क्या हो गया कि उनका कॉमन हैबिटेट हो गया, तो कॉमन हैबिटेट के वजह से उनके अंदर कॉमन फंक्शनैलिटी डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। या उस तरीके के ही ऑर्गेनिज्म सिलेक्टेड रहेंगे अगर हम नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से बात करें तो इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। किसी को डाउट है यहां तक? अगर डाउट हो तो जल्दी मुझे मैसेज सेंड करो कि सर इस कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझा, हमें डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो एक वर्ड टाइप करो, क्लियर, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी जल्दी, एक 30 सेकंड में देता हूं, जल्दी जल्दी करो।
Is it clear to all? ओके, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ठीक है। सो अब ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। हमें समझ में आ गया अभी कि मार्सुपियल किस तरीके से मतलब आ गए हैं, और ये बायोजियोग्राफिकल एविडेंस कैसे, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट रहता है अर्न्स्ट हैकर, जो इस कॉन्सेप्ट को हमारे सामने लाते हैं, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजिकल वर्ड में ही सारी चीजें हैं, ठीक है। अब अर्न्स्ट हैकल का ये मानना था कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं प्रीवियस स्टेजेस में इन द सेंस जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है, ठीक है, या एम्ब्रियो की स्टेज होती है, तो उस स्टेजेस में सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें कॉमन फीचर देखने को मिलते हैं। तो उस चीज को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि सभी वर्टिब्रेट्स जो एम्ब्रियो रहेंगे, ठीक है, सभी वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो जिनके अंदर हमें वेस्टिजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलता है। वेस्टिजियल गिल स्लिट ये हेड के बिहाइंड रहता है पहले स्टेजेस में, या आप पिक्चर में अगर देख रहे होगे तो यहाँ पर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर भी लगभग सेम देखने को मिलता है, ठीक है। जब वो एम्ब्रियो रहता है उस स्टेज में, जैसे वो एडल्ट बनते जाएंगे उनमें ये सिमिलैरिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बट इस कॉन्सेप्ट को जो कार्ल अर्न बेयर थे उन्होंने रिजेक्ट किया था इस प्रपोजल को, बट ये एक तरीके का एविडेंस रखा गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। बिकॉज एडल्ट स्टेज में ये इविडेंसेस पास नहीं होते हैं, मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा उनके अंदर ये इविडेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, इसके वजह से। तो ये चीज रहती है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, जहां पर एम्ब्रियो में हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, हाँ, अब नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन के लिए एविडेंस, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन के लिए दो एविडेंसेस हमारे सामने है या स्टडी के लिए हमें है। पहला एविडेंस हमें देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, और दूसरा एविडेंस है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी इन ऑर्गेनिज्म अगेन हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। अब देखो कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। सीधी सीधी बात अगर हम कहें तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जहां पर वो स्पेसिफिक जो रीजन है, ठीक है, या स्पेसिफिक एनवायरमेंट है वो ऑर्गेनिज्म के लिए सूट हो, ठीक है, और उस एनवायरमेंट के अंदर वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म अगर सुटेड है स्पेसिफिक रीजन के लिए और उसके अंदर वो फिट है, सरवाइव हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। 1 मिनट। एक मिनट। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या, एक बार बताइए मुझे। इज माई स्क्रीन विजिबल?
ठीक है, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, अगर किसी को विजिबल ना हो तो मुझे बता। ओके, सो नेचुरल सिलेक्शन क्लियर है हमारे सामने। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट सूट फॉर देयर एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। मतलब ये तीन चीजें वहां पर अगर हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब वो नेचुरली सिलेक्टेड है उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए। अब कुछ एग्जांपल हम इसकी देखेंगे। पहला इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, और दूसरा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे देखो कि स्पेसिफिक हम मेडिसिन लेते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, हमारे अंदर अगर कुछ बुखार आता है या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। तो एंटीबायोटिक से सभी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं क्या? सभी ऑर्गेनिज्म इन द सेंस, जैसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि कोई मुझे एबीसी नाम का कुछ बैक्टीरिया से मुझे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो इस एबीसी नाम के बैक्टीरिया की जो सभी पॉपुलेशन है वो एंटीबायोटिक से खत्म होती है क्या? तो नहीं होती, ऑब्वियसली नहीं होगी, बिकॉज उस बैक्टीरिया के अंदर भी म्यूटेशन चल रहा है और कुछ म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म क्या रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में सरवाइव करेंगे। वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। ठीक है, वो खत्म नहीं होने वाले। और ऐसे सरवाइव होने वाले ऑर्गेनिज्म को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंट वेरिएंट। मतलब उस स्पेसिफिक जो क्या बोलेंगे, उसको खत्म करने वाली जो चीज थी, ठीक है, जो कैलामिटीज थी, उसमें से भी वो ऑर्गेनिज्म बच गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे। तो इसको ही हम कहते हैं नेचुरली सिलेक्टेड, मतलब वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में सूट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ था कि इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें वहां पर व्हाइट विंग मॉथ्स जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये व्हाइट विंग मॉथ है। ठीक है, मतलब जिसके पंख जो है, ठीक है, ये क्या है, व्हाइट कलर के। अब ऐसा क्यों होता था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैन डार्क विंग और मेलेनाइज मॉथ। अब ये मेलेनाइज मॉथ मतलब जो डार्क विंग, मतलब जिनके पंख ब्लैक कलर के, इनकी हमें कमी या कम देखने को मिलते थे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इंग्लैंड के अंदर। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में हमें डार्क विंग मॉथ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, व्हाइट विंग मॉथ कम देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका एक सिंपल रीजन ये है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, वहां पर एक लाइकेन ग्रो होता था। मतलब जो ट्रंक ऑफ ट्रीज है, मतलब ये अगर हम पेड़, ये अगर पेड़ है हमारा, ठीक है, ये इसका ट्रंक है, तो इस ट्रंक के ऊपर एक लाइकेन जो है क्या होता था, ग्रो होता था। और ये लाइकेन वहां पर पोल्यूशन ना होने के वजह से, अब इंडस्ट्री नहीं है इसका मतलब पोल्यूशन नहीं है, तो ये व्हाइट कलर का रहता था, उसका नेचुरल कलर ये शो करता था। अब इस लाइकेन के ऊपर, मतलब इस ट्रंक के ऊपर, ये जो ट्री ट्रंक है, इस ट्रंक के ऊपर क्या करते थे, मॉथ जाके बैठ जाते थे। और इसी वजह से जब प्रेडिएटर्स आते थे, मतलब उनको खाने के लिए कुछ बर्ड्स वगैरह वहां पर जो घूमते रहते थे, उन बर्ड्स को वो मॉथ्स नहीं दिखते थे ड्यू टू व्हाइट कलर ऑफ लाइकेन, बिकॉज उनके बैकग्राउंड में क्या था, व्हाइट कलर के लाइकेन था, इसी वजह से। अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में क्या हो गया कि ट्रंक जो है उसकी, या लाइकेन का कलर जो है वो व्हाइट से कन्वर्ट हो गया ब्लैक के अंदर। ठीक है, वो कैसे हो गई, ब्लैक हो गई। अब ब्लैक हो गई तो ये किसके लिए धोखादायक हो गया या किसके लिए डेंजरस हो गया, व्हाइट मॉथ के लिए। बिकॉज व्हाइट मॉथ इजीली वहां पर दिख जाते थे और उसका फायदा प्रेडिएटर्स ले लेते थे और प्रेडियर उनको खा डालते थे। और इसी वजह से अब ब्लैक जो ऑर्गेनिज्म थे या मॉथ्स थे,
उनको प्रोटेक्शन मिलने लगा और व्हाइट जो है वहां से एनवायरमेंट से वैनिश होने लगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। अब इसको ध्यान में हमें क्यों रखना है, यहां पर देखो एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन? एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म अगर सूट हो रहा है तो वो क्या करेगा, फ्यूचर में सर्वाइव करेगा। और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म अगर सूट नहीं हो रहा है तो वो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई आगे चल के यूज नहीं रहेगा, वो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, और जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म वहां पर रहे हैं वो आगे चल के क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर, अगर हमारा एक डेली लाइफ वाला अगर एग्जाम्पल मैं देता हूं यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। देखो एक लैक्टेज नाम का हार्मोन रहता है, सॉरी लैक्टेज नाम का एंजाइम रहता है, नॉट अ हार्मोन। ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, मिल्क को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लैक्टेज जो है हमारे इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली देखा जाए, ठीक है, पूरे मतलब भारत के अंदर स्पेसिफिकली ज्यादातर हमें देखने को मिलता है नॉर्थन स्टेट्स में। ठीक है, नॉर्थन स्टेट, नॉर्थन स्टेट का मतलब होता है जो उत्तर के साइड के जो स्टेट्स है इंडिया के अंदर वो। और वर्ल्ड के अंदर जो लैक्टेज ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर वो देखने को मिलता है हमें एशियन लोगों में, वो भी साउथ एशियन लोगों में। अब साउथ एशियन का मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो देश है इनके अंदर। और इसी वजह से मिल्क का कंजम्पशन अगर हम देखते हैं तो इन कंट्रीज में ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरोपियन। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत से लोगों को लैक्टेज की या लैक्टोज की एलर्जी रहती है, उसे मिल्क एलर्जी भी कहते हैं। वो ज्यादा मिल्क को कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज मिल्क को वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, उनमें इनडाइजेशन होगा। उसी तरीके से नॉर्थ मतलब हरियाणा, पंजाब जाओ आप, उनके अंदर मिल्क को पचाने की बहुत शक्ति रहती है और इसी वजह से मिल्क रिलेटेड चीजें वो लोग बहुत खाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इस तरीके का हैबिटेट वहां पर जनरेट हो और इसी वजह से गाय का जो पालन है वो हमारे कंट्री में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, इसी वजह से, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहती है, तो इजी न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं और हमारे अंदर जीन भी है उसको क्या करने के लिए, रखने के लिए। तो ये क्या हो गया कि जो सर्वाइवल है, ठीक है, या नेचुरल सिलेक्शन है, यहां पर हम मान के चलेंगे इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं थेरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये थेरी शायद मैम ने आपकी डिस्कस की होगी, जैसे थेरी ऑफ लैमार्क डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर यूज अनयूज का कॉन्सेप्ट आता है जिसे लैमार्किज्म भी कहते हैं। लैमार्क ने क्या बताया था, लैमार्क ने ये बोला था कि भाई देखो कि जो चीजें यूज में नहीं आती हमारे शरीर की, वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और जिसको यूज करते कंटिन्यू वो ग्रो होती है। उन्होंने एग्जांपल हमें दिया था जिराफ का। जिराफ पहले क्या था, डियर था। तो ये डियर क्या किया कि जैसे पत्ते ऊपर मतलब प्लांट के बड़े बड़े प्लांट रहते हैं, उनके पत्तों को ये खाना चाहता था और उनका धीरे धीरे क्या हो गया, नेक रीजन जो है बढ़ गया, मतलब ये नेक रीजन बढ़ गया। बट लैमार्किज्म करेक्ट नहीं है साइंटिफिकली। ठीक है, कौन सी थियरी करेक्टेड है, ओनली डार्विन थियरी। ठीक है, डार्विनिज्म करेक्ट है, नेचुरल सिलेक्शन की थियरी करेक्ट है। डार्विन ने ये बोला कि ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज नहीं यूज करो या यूज करो तो वो ज्यादा बढ़ेंगी, नहीं यूज करो तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, म्यूटेशन के वजह से या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म सूट होता है तो वही ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सर्वाइव करेगा आगे चल के। जो ऑर्गेनिज्म सूट नहीं होता है वो वैनिश होते जाएगा। इजी है सारी चीजें। ठीक है, उसी बात को थोड़ा डिस्क्राइब किया आगे चल के डी व्रिस ने। डी व्रिस ने बोला कि म्यूटेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट रहता है, म्यूटेशन के वजह से क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर और इसी चेंजेस के वजह से आगे ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं। तो उसे बोला गया था
म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डी व्रिस। तो ये कॉन्सेप्ट हो गए हैं, तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, अब हार्डी वेनबर्ग में दो साइंटिस्ट हमें देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो 1 मिनट यहाँ पे। एक साइंटिस्ट है हार्डी, दूसरा है वेनबर्ग। ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा था। हार्डी जो था एक मैथमेटिशियन था। ठीक है, 1 मिनट। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। ठीक है, कहां से? इंग्लैंड से। ठीक है, और वेनबर्ग एक जर्मन फिजिशियन था, मतलब एक डॉक्टर था। और इन्होंने एक थ्योरी रखी। इन्होंने क्या बोला कि अलील फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इट कांस्टेंट फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन इन द अब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। अब डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या है? ठीक है, उसके बाद अलील फ्रीक्वेंसीज क्या रहती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था, अगर मैं बात करूं एक स्पेसिफिकली, थेरोटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या था? एक थेरोटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब थेरोटिकल रिप्रेजेंटेशन किस बात का थेरोटिकल रिप्रेजेंटेशन था? कि ऐसा सिचुएशन जब पॉपुलेशन के अंदर कोई भी इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, सिचुएशन व्हेन नो इवोल्यूशनरी changes happen in population। मतलब सीधी सीधी बात, अगर भाषा में हम अगर बोले, तो जहां पर मतलब किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हम हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी का पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन इन द सेंस, अब पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, बट अगर हम बात करते हैं 500 साल की, 200 साल की, 100 साल की, तो 100 साल के अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं क्या? नहीं देखने को मिलते। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी इवोल्यूशनरी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। और इसी वजह से उन्होंने क्या बोला है, इट से दैट अलील फ्रीक्वेंसी। अब अलील फ्रीक्वेंसी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, मतलब अलील फ्रीक्वेंसी क्या है? पॉपुलेशन के अंदर स्टेबल रहेंगी। कब तक स्टेबल रहेंगी? जब तक उनको कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं मिलता है। अब ये डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या है, इसको भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अलील फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या रहता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बोलते हैं वो, कि जीन पूल। अब जीन पूल का मतलब क्या होता है कि टोटल जीन ऑफ दैट स्पेसिफिक पॉपुलेशन। मतलब एक गांव है समझो, और गांव के अंदर हमें स्पेसिफिक जीनोटाइप अगर मिलता है, तो वो हो गया उस गांव का जीन पूल, उसे हम कहेंगे उस गांव का जीन पूल। ठीक है, तो ये जीन पूल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उनमें इवोल्यूशन ही नहीं आ रहा है, हो रहा है। बिकॉज अगर इवोल्यूशन होगा तो जीन के अंदर चेंजेस हो गए, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम, जीन के अंदर चेंजेस होंगे मतलब म्यूटेशन अगर होगा तो क्या होगा, होता है आगे चल के इवोल्यूशन होता है। बट म्यूटेशन नहीं हो रहा है मतलब इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, सीधी सीधी भाषा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जीन पूल के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और इसी को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसे हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी, इसकी जो टोटल रहेंगी फ्रीक्वेंसी की, ये रहती है 1। ठीक है, तो ये टोटल हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है। अब ये किस तरीके से काम करता है, कौन से फैक्टर इसके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है, या कौन से फैक्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट, इसको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बोल सकते हो। अगर नहीं है तो हम फिर क्लास को
यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।